नमस्ते दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा वेलकम बैक है आपका। और हमने कल पढ़ा था आईओसी आईओपीसीपी आईओपीसीबी हमने पढ़ लिया था 111, 112, 113, 114 और 115। आखिरी में उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कंसल्टेशन वाली बात में, और उससे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलीव नहीं होती और क्या डॉक्यूमेंट करना चाहिए वो भी हमने पढ़ा। ठीक है, तो एसी चलाएं और पढ़ाई को भी स्टार्ट करें। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये नोट्स नीरज अरोड़ा सर के हैं, तो इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। बहुत अच्छी तरह से बना रखे हैं सर ने और समराइज वे में बना रखे हैं, जिससे हम जो अपनी पढ़ाई है वो बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो मैं इसलिए उन्हीं को मतलब प्रेफर करता हूँ। ठीक है। आज गले में थोड़ा है, पर कोई बात नहीं, मैं देख पा रहा हूँ सब बढ़िया चल रहा है, एकदम क्लासी वे में है। तो हम अपना चीज को जो करते हैं चालू, और चालू करने से हमें याद आया कि भैया हमने ये तो पढ़ लिया कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं और हमें उसको कैसे निभाने हैं। लेकिन अब हम पढ़ने वाले हैं कि उसके रिगार्डिंग क्या हमारे पास थ्रेट्स होते हैं। ठीक है, उसके रिगार्डिंग जो थ्रेट्स हैं उनको हम इवेल्युएट कैसे करते हैं, और फिर इवेल्युएट करने के बाद उनके अगेंस्ट सेफगार्ड्स क्या लगाते हैं। अब हम ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम थ्रेड्स को समझेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, फिर इवेल्युएट करेंगे थ्रेड्स को और सेफगार्ड्स लगाएंगे। सीधी सी बात। तो सबसे पहले ये बताता है द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क स्पेसिफाइज एन अप्रोच फॉर प्रोफेशनल अकाउंटेंट टू। पहली बात, आइडेंटिफाई थ्रेड, जो मैंने बोला कि ऐसे थ्रेड को आइडेंटिफाई करने। कौन से थ्रेड? ऐसे थ्रेड जो हमारी कंप्लायंस टू द फंडामेंटल प्रिंसिपल होने से रोक रहे हैं। मतलब अगर मैं बोलूँ इंटीग्रिटी मेरे को अपनानी है, तो कोई ऐसी कोई सर्कमस्टेंसेस या फिर रिलेशनशिप या फिर कोई इवेंट एग्जिस्ट तो नहीं करता जिस। ओ माय गॉड, थोड़ी सी आ गई थी डिस्टर्बेंस। मतलब डिस्टर्बेंस आती रहती है, ये तो मेरे साथ हो ही रहा है। साला कभी वीडियो में प्रॉब्लम होगी, कभी किस में होगी, पर ठीक है, हम उसको छोड़ेंगे, हम आगे अपना काम करेंगे। तो हमने ये समझ लिया कि हमें क्या करना है। हमें आइडेंटिफाई करने ऐसे थ्रेट्स, कौन से थ्रेट्स जो कंप्लायंस टू द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के अंदर दिक्कत देते हैं। फिर उन्हीं थ्रेट्स को इवेल्युएट करेंगे, जो आइडेंटिफाई करे थे उनको इवेल्युएट भी कर लेंगे, और इवेल्युएट करने के बाद उनके रिगार्डिंग उस चीज को एलिमिनेट करने के लिए या फिर रिड्यूस करने के लिए या तो जड़ से उठा के फेंक दो, या तो थोड़ा कम कर दो, मिटिगेट कर दो एट सच ए लेवल विच इज एक्सेप्टेबल, कि इतना तो चलता है। ठीक है, उसके लिए हम सेफ गार्ड्स लगाएंगे, या एक तरह से कहेंगे एड्रेस करेंगे उस चीज को। तो ये हमें समझ गई। अब थ्रेट होता क्या है, ये बेसिक चीजें हैं बहुत। अ सिचुएशन और सर्कमस्टेंस दैट मेक्स इट प्रोबेबल, मतलब वो चांसेस बढ़ा देते हैं उस चीज के। किस चीज के? टू कंक्लूड दैट द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आर नॉट कंप्लाइड विद। ऊपर भी हमने पढ़ा ऐसे थ्रेट जो कंप्लायंस विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल के अंदर दिक्कत दें। ठीक है, कोई ऐसी सिचुएशन या सर्कमस्टेंस या रिलेशनशिप भी हो सकता है कि हमारे क्लोज रिलेशनशिप है, तो ऐसा कुछ है। ठीक है, दैट मेक्स इट प्रोबेबल टू कंक्लूड द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आर नॉट कंप्लाइड विद। फिर हम कैटेगरीज ऑफ थ्रेट पढ़ेंगे, ये है इंपॉर्टेंट। इसलिए हम अच्छा, मैं ये तुम्हें बता दूं कि मेरे पे कुछ सिंबल्स हैं जो मैं यूज करता हूँ। पहला तो ये है। ठीक है, अरे भाई फिर से लाइट चली गई थी, पागल ही कर दिया है इतनी डिस्टर्बेंस। पर ठीक है, चलो कोई बात नहीं। मैं ये कहने वाला था आपको कि मेरे पास कुछ स्टिकर्स हैं जो मैं यूज़ करता हूँ, उससे मैं ये समझ आता है कि ये टॉपिक है क्या। ठीक है, स्टिकर्स के अंदर मैं बताता हूँ। एक तो ये स्टिकर है, ये भूत वाला। ये ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करता है, या ऐसे टॉपिक को रिजेंबल करता है कि जो है बकवास के टॉपिक, पता नहीं क्यों डाले गए हैं। इसका एक्शन ही ऐसा है कि भैया क्या, क्यों। ठीक है, फिर आते हैं एमसीक्यू। वो सिंपल सी बात है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि एमसीक्यू के बारे में बात करता है ये। तो अगर एमसीक्यू वाला होगा तो एमसीक्यू। फिर हमारे पे आता है, ओ सॉरी सॉरी, ये तो आ गया है खोपड़ी। खोपड़ी बताता है कि ये चीज इंपॉर्टेंट है और डेंजर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट के साथ डेंजर, मतलब ये कभी भी आ सकती है और वर्ड टू वर्ड आइए भैया, अच्छे से आएगी। और जो केस स्टडी वाला है वो है इच्छाधारी नागिन, कि ये रंग रूप बदल बदल के आएगी, पता नहीं चलेगा लेकिन आ जाएगा, और कब आ जाएगा वो समझ भी नहीं आएगा। तो उन्हीं में से एक आज यहाँ अप्लाई होता है, क्योंकि जो कैटेगरीज ऑफ थ्रेट है वो पता नहीं चलेगा लेकिन आ जाएगा, सर्कमस्टेंसेस और केस स्टडी की तरह देंगे, और आपको समझ ही नहीं आएगा इसमें करना क्या है, पर यही करना है जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आओ पढ़ते हैं कैटेगरीज ऑफ थ्रेट।
पहले ही थ्रेट बोलता है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट का मतलब ये है कि भैया सामने वाले क्लाइंट में मेरा कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है, फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट। तो इसके अंदर हमें ना वर्ड्स ध्यान रखने हैं, क्योंकि केस स्टडी के अंदर ना वर्ड्स आएंगे जो हमें पकड़ने हैं कि अगर मेरा किसी भी क्लाइंट के साथ जिससे मैं मेरा ऑडिट चल रहा है उसमें अगर मेरा फाइनेंशियल, ठीक है, या तो अदर इंटरेस्ट है। फाइनेंशियल मतलब या तो मैंने लोन ले रखा है या मेरे को उस बंदे से गारंटी लेनी है, उस मैं एनबीएफसी का ऑडिट कर रहा हूँ, मेरे को एनबीएफसी से लोन उठाना है बहुत बड़ा, ठीक है, या तो ऐसी चीजें हैं। तो चलो समझ आ गया कि ये सेल्फ इंटरेस्ट है, मतलब मेरा कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है सामने वाली पार्टी के अंदर, ठीक है। और इस इंटरेस्ट की वजह से क्या होगा, इस इंटरेस्ट की वजह से इनएप्रोप्रिएटली इन्फ्लुएंस होगी मेरी प्रोफेशनल जजमेंट। इनएप्रोप्रिएटली इन्फ्लुएंस अ प्रोफेशनल जजमेंट या फिर बिहेवियर, मेरा बिहेवियर या जजमेंट वो इन्फ्लुएंस हो जाएगी इन रिलेशनशिप या इंटरेस्ट के चक्कर में, ठीक है। तो पहला हो गया। और इसको इसी तरह से हल्के हल्के में करना है, ऐसा नहीं कि बाहरी चीज बना देनी है, बहुत इजी चीज है। इसके केसेस याद करने हैं क्योंकि केस स्टडी में पूछेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे आपको कि 5 थ्रेड बता दो ना, ये बिल्कुल नहीं होता। अगर ऐसा पूछ लेना तो सबसे आसान पेपर है, फिर तो खुश हो जाओ कि भैया ऐसा पूछ लिया, फिर तो पूरा पेपर का क्वालिटी ही बहुत बेकार है। अगला है सेल्फ रिव्यू थ्रेड। द थ्रेड दैट द प्रोफेशनल अकाउंटेंट विल नॉट अप्रोप्रिएटली इवेल्युएट द रिजल्ट्स ऑफ प्रीवियस जजमेंट, ठीक है, या एक्टिविटी परफॉर्म बाय द अकाउंटेंट, अकाउंटेंट के अलावा कोई और इंडिविजुअल जो अकाउंटेंट की फर्म के अंदर ही है, अकाउंटेंट की फर्म के अंदर ही है, या एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन, एक ही बात है, ऑन विच अकाउंटेंट रिलाय करेगा व्हेन फॉर्मिंग एन जजमेंट। अकाउंटेंट उस इंफॉर्मेशन या उस एक्टिविटी या उस जो भी जजमेंट है उस पर रिलाय करेगा ताकि वो अपनी खुद की एक जजमेंट बना पाए। किसके लिए, इन द करंट एक्टिविटी, मतलब वो जब करंट एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है तब ये चीज यूज कर रहा है, ठीक है। तो इसको याद करने के 4 पॉइंट हैं कि भैया सेल्फ रिव्यू थ्रेड को जब भी हम आइडेंटिफाई करेंगे, या आइडेंटिफिकेशन की बात हो रही है तो आइडेंटिफाई करना ही सीखना है हमें। जब भी केस स्टडी में हम आइडेंटिफाई करेंगे तो हम क्या देखेंगे, पहली चीज कि ऐसी कुछ भी चीज जिसको इवेल्युएट करते हुए मैं अप्रोप्रिएट नहीं हो रहा हूँ, मतलब अप्रोप्रिएटली इवेल्युएट नहीं कर रहा हूँ किन चीजों को। पहली चीज तो मेरी प्रीवियस जजमेंट थी, प्रीवियस जजमेंट मेड, ठीक है, एक ये बात को याद रखना है। फिर और एक्टिविटी परफॉर्म्ड, ये बात को ध्यान रखना है कि कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा हूँ या तो मैं या तो मेरे ही अंडर जो काम करते हैं या मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बाकी अलग इंडिविजुअल है, उन्होंने कोई एक्टिविटी परफॉर्म करी तो मैं उस पर ना रिलाय कर रहा हूँ, लेकिन इवेल्युएट अच्छे से नहीं कर रहा हूँ। मतलब उन्होंने जो काम किया वो सही करा गलत करा मैं वो नहीं देख रहा हूँ, मैं उनकी जो काम है उन पर रिलाय करके अपना आगे बढ़ता हूँ और उससे एक नई जजमेंट बनाता हूँ जो किससे लिंक्ड है, करंट एक्टिविटी से लिंक्ड है। समझ आया, मेरे को लगता है अच्छे से समझ आना चाहिए क्योंकि इसके अंदर बेसिक बेसिक चीजें ही हैं कि प्रीवियस जजमेंट और एक्टिविटी परफॉर्म जो थी उनको मैंने इवेल्युएट ढंग से नहीं करा, लेकिन मैं उन चीजों पे रिलाय करता हूँ वाइल फॉर्मिंग अ जजमेंट इन परफॉर्मिंग दी करंट एक्टिविटी। फिर आता है एडवोकेसी। इसका मतलब सेल्फ रिव्यू थ्रेड का मतलब है कि भाई मैं अपने काम को ही रिव्यू नहीं करता, मैं उस पर मान लेता हूँ कि मैंने काम किया तो सही काम किया होगा, हिंदी में तो मतलब यही है, लेकिन हिंदी से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे हमें वर्ड्स का ध्यान रखना है। और वर्ड्स मैंने बता दिए कि ये 4 वर्ड ध्यान रखने हैं, क्या क्या, अप्रोप्रिएट, नॉट अप्रोप्रिएटली इवेल्युएट, किस चीज को, प्रीवियस रिजल्ट्स को या जजमेंट को, और एक्टिविटी परफॉर्म बाय द अकाउंटेंट, ठीक है, एनी अदर इंडिविजुअल विद इन द अकाउंटेंट फर्म या फिर ऑर्गेनाइजेशन, और जिसके ऊपर वो रिलाय करता है व्हाइल फॉर्मिंग अ जजमेंट एज अ पार्ट ऑफ करंट एक्टिविटी। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज है। एडवोकेसी थ्रेड। एडवोकेसी थ्रेड का मतलब ये है कि भैया मैंने किसी बंदे का काम किया, तो जब मेरे से पूछा गया ना कि यार इनका काम अच्छा था या बुरा था, तो मैं बायस ओपिनियन नहीं दे रहा, मैं उनकी ही साइड ले रहा हूँ, मैं उनको एडवोकेट कर रहा हूँ, एक तरह से उनका पक्ष ले रहा हूँ, पक्षपात की बात हो रही है। द थ्रेड दैट अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट विल प्रमोट क्लाइंट या एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन पोजिशन टू दैट पॉइंट दैट अकाउंटेंट की ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो गई। और हमने याद हो मैंने बायसनेस यूज किया, पक्षपात का यूज किया, तो इससे सीधा लिंक्ड होता है 112 पे। 112 क्या था, ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी क्या बोलता था, अपने दिमाग से काम लेना है। अपने दिमाग से काम लेने का मतलब है कि डू नॉट कॉम्प्रोमाइज प्रोफेशनल जजमेंट। किस चक्कर में, बायसनेस के चक्कर में, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के चक्कर में, और अनड्यू इन्फ्लुएंस के चक्कर में। तो वही सीधी सीधी बात लिखी हुई है कि भैया एडवोकेसी थ्रेड का मतलब ये है कि हम क्लाइंट को इस कदर से प्रमोट कर रहे हैं और इस पोजीशन में आके प्रमोट कर रहे हैं कि अकाउंटेंट की ऑब्जेक्टिविटी ही कॉम्प्रोमाइज हो जा रही है, ठीक है। फिर आता है फेमिलियरिटी थ्रेट। द थ्रेट दैट ड्यू टू द लॉन्ग और क्लोज रिलेशनशिप विद अ क्लाइंट और एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट विल बी टू सिंपैथेटिक
वो इतना सिंपैथेटिक हो रहा है, इतनी सिंपैथी दे रहा है इस क्लाइंट को कि गलती मिल रही, अरे छोड़ो कोई बात नहीं, ये तो अभी अभी नए आए हैं, इनको क्या पता, माफ कर देते हैं, अगली बार ठीक हो जानी चाहिए, इस बार मैं कुछ नहीं लिख रहा। तो मैं ना ना तो ट्रू पिक्चर दे रहा हूँ, मेरी इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी सब कॉम्प्रोमाइज पड़ी हुई है यहाँ पे, मैं ध्यान ही नहीं दे रहा, ठीक है, टू देयर इंटरेस्ट और टू एक्सेप्टिंग ऑफ देयर वर्क। समझ आया कि सिंपैथी दिखा रहे हैं हम उनके इंटरेस्ट में, कि उन्होंने समझ लो कोई अकाउंटिंग पॉलिसी बीच में ही बदल दी, तो अरे जरूरत तो थी ना यार, वरना देखो ना कितना लॉस हो रहा था उस चीज में, तो बदलने की तो बात थी, वो ये चीजें बोलते रहे, ठीक है, या एक्सेप्टिंग ऑफ देयर वर्क, मतलब उन्होंने जो काम किया अच्छा किया होगा, छोड़ो कोई बात नहीं। तो फेमिलियरिटी ट्रेट है। तो हमारे एक सर हुआ करते थे, ठीक है, हुआ करते मतलब अभी है, तो वो ये चीज करते थे, हर क्लाइंट के साथ ऐसा फैमिली जैसा रिश्ता बना लेते थे और उनका काम को छोड़ देते थे, ऑब्वियसली कुछ समझौता करके, बट ऐसा चीज था, तो मेरे को उसको याद करने के लिए मैंने अपने लिए लिखा हुआ है, तुम्हारे लिए कोई वो नहीं है, तुम ऐसे याद रखो कि वो आपकी ऑडिट जिससे हो रही है उसके साथ आपका या तो बहुत पुराने टाइम से रिश्ता है, तो एक भाई बंधु वाली बात आ जाती है, या तो एक क्लोज रिलेशनशिप है, मतलब आपकी बहन का बॉयफ्रेंड या बहन का पति कह लो, बहन का पति है या कोई ना कोई दोस्त है या ऐसा कुछ है, तो वहां आप थोड़ी इस चीज में उस चीज को छूट दोगे कि हाँ हाँ चल कोई बात नहीं, छोटी मोटी गलतियां चलती है, इतना कोई बड़ी बात नहीं है, नॉट अ बिग डील, और उसमें हमारी हम सिंपैथी इन्वॉल्व हो जाती है, उस वजह से हमारी क्या ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। फिर आखिरी आता है इंटिमिडेशन थ्रेट, द थ्रेट दैट अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट विल डिटर्ड फ्रॉम एक्टिंग ऑब्जेक्टिविटी बिकॉज ऑफ एक्चुअल और परसीव प्रेशर्स। वो ये कह रहा है कि हम धमकी भरा थ्रेट देते हैं आपको कि अगर आपने ऑब्जेक्टिविटी रखी, ठीक है, मेंटेन करी ऑब्जेक्टिविटी, तो आपको आपके साथ ऐसी ऐसी चीजें होंगी जिसके कॉन्सिक्वेंसेज आपको बियर करने हैं। तो थ्रेट दैट प्रोफेशनल अकाउंटेंट विल बी डिटर्ड फ्रॉम एक्टिंग ऑपरेट, डिटर मतलब रोका जाता है, रोकने के साथ साथ ये भी बता सकता है कि मैं तेरे को ये काम करने के लिए रोक रहा हूँ, लेकिन अगर तूने ये काम कर दिया तो तेरे साथ कुछ बुरा होगा, उसका मतलब होता है डिटर्ड, डिटर्ड फ्रॉम एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली बिकॉज एक्चुअल और परसीव प्रेशर, क्योंकि उसे एक एक्चुअल, या उसको बोल रहे हैं कि अगर तूने ये कर दिया, ऑब्जेक्टिविटी दिखा दी, तो मैं तेरे साथ ये कर दूंगा, अभी मैं तेरे को कुछ नहीं कर रहा, अभी यू आर फ्री। तो परसीव प्रेशर मतलब वो बता रहा है कि अगर ये चीज हुई तो तेरे साथ ये चीज हो जाएगी, इंक्लूडिंग अटेम्प्ट्स टू एक्सरसाइज अनड्यू इन्फ्लुएंस ओवर द काउंटेड। बेसिक चीज है। तो हम बस ऊपर ऊपर से ये बात ध्यान रख लेते हैं कि पहला था सेल्फ इंटरेस्ट, मेरा कोई इंटरेस्ट तो नहीं है, सेल्फ रिव्यू, मैंने ही जो अपना काम किया मैं उसको बार बार रिव्यू नहीं कर रहा, मैं रिलाय कर रहा हूँ उस चीज पे और करंट एक्टिविटी के लिए। तीसरा हमने एडवोकेसी के बारे में पढ़ा था कि भैया मैं इतना ही डिफेंड कर रहा हूँ या प्रोटेक्ट कर रहा हूँ उस चीज के बारे में, और मेजरली को तो प्रमोट कर रहा हूँ क्लाइंट और क्लाइंट की पोजीशन को, सो दैट मेरी ऑब्जेक्टिविटी इज कॉम्प्रोमाइज। कोई भी थर्ड पार्टी देखेगी तो वो बोलेगी भैया ये तो इसका साइड दे रहा है, सीधी सीधी बात। फेमिलियरिटी का मतलब ये है क्लोज और लॉन्ग रिलेशनशिप है, उस वजह से हम कहीं ना कहीं अपनी जो बात है वो नहीं रख पाते और सिंपैथी ज्यादा दे देते हैं उनके इंटरेस्ट के लिए या फिर उनके एक्सेप्टेंस ऑफ द वर्क के लिए। और लास्ट था इंटिमिडेशन थ्रेट, उसमें बोला डिटर्ड फ्रॉम एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली, क्यों, क्यों तो बिकॉज ऑफ द परसीव प्रेशर या तो एक्चुअल प्रेशर, ठीक है, इंक्लूडिंग द अटेम्प्ट्स टू मतलब एक्सरसाइज अनड्यू इन्फ्लुएंस ओवर द अकाउंटेंट। गलावारी। अभी हम पढ़ रहे हैं सर्कमस्टेंसेस दैट मे क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेट्स। तो ये एग्जांपल है कि क्योंकि केस स्टडीज के अंदर ऐसे एग्जांपल आएंगे कि उन्होंने फीस कम कोट करी थी, तो फीस कम कोट करना मतलब सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये आएगा एमसीक्यू एंड केस, जो तो मैंने ऊपर लिख ही रखा था, इसका मतलब यही है कि केस स्टडीज के अंदर आ सकता है। केस स्टडीज के अंदर भी जो एमसीक्यू आते हैं ना, उसके अंदर आएगा कि केस स्टडी लिख देंगे बहुत बड़ी और उसके अंदर एमसीक्यू से पूछ लेंगे आपको कि भैया ये चीज है और बताओ, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो थ्रेड्स फॉर अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट व्हेन अंडरटेकिंग अ प्रोफेशनल सर्विस। अब इसमें क्या है, छोटी चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है, सर्विस और एक्टिविटी को उन्होंने अलग बांट रखा है एग्जांपल दोनों चीज के, तो वहाँ ये नहीं पूछेंगे कोई भी कि आपने सर्विस करी है एक्टिविटी करी, ये बताओ, बस बेसिक चीज पता होनी चाहिए, और इसको हम बहुत हवा में रीड दे देंगे, इतनी कोई बड़ी चीज नहीं है, रीड करो, दिमाग में ध्यान होना चाहिए कि भाई क्या है क्या नहीं। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड्स के बारे में बात कर रहे हैं, वो कह रहा है डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन अ क्लाइंट, मतलब लोन, गारंटी, या फिर मैंने पैसे ले रखे हैं या दे रखे हैं कुछ ना कुछ, तो फाइनेंशियल इंटरेस्ट अगर कहीं पे भी आ रहा है तो वही चीज। कोटिंग अ लो फीस दैट मे अफेक्ट द कंप्लायंस विद द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, काम बहुत बड़ा है लेकिन मैंने फीस बहुत कम रख दी, क्यों, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि अभी मैं इनके साथ काम कर लेता हूँ, बाद में मैं अपना कहीं ना कहीं फायदा उठा लूंगा कि ये बोल के कि हमने तो फीस कम रखी थी जी,
ये है वो है, बाकी कोई अदर पर्क्स ले लूंगा उनसे, या दोस्तों को काम दिला दूंगा उनका ही कोई ना कोई। ठीक है, क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप विद द क्लाइंट। अब ये आप सोचोगे यार ये तो ऊपर अभी फेमिलियरिटी थ्रेट में पड़ा था, नहीं यार इसके अंदर भी आएगा। क्यों? क्योंकि हमारी क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप है, इसलिए तो कहीं ना कहीं मेरा इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट मेरा जहां पे भी मेरा फाइनेंशियल या अदर इंटरेस्ट आ जाता है तो उसके अंदर ये चीज भी लगेगी। ठीक है, तो आप इसमें दोनों कोट कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना ये भी हम लिख सकते हैं। फिर हम आएंगे एक्सेस टू कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन दैट मे हैव यूज फॉर पर्सनल गेन। पर्सनल गेन मतलब इंटरेस्ट आ गया, फिर से इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। डिस्कवरिंग अ सिग्निफिकेंट एरर इन अ प्रीवियस वर्क बाय अ फर्म मेंबर। ठीक है, बेसिक चीजें याद रखना। सेल्फ रिव्यू थ्रेड, इशूइंग एन अश्योरेंस रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल सिस्टम आफ्टर इंप्लीमेंटिंग देम। वो ये कह रहा है कि भैया एक मैंने कंट्रोल्स बनाए, उसको इंप्लीमेंट भी मैंने ही किया, फिर उसके ऊपर अश्योरेंस की रिपोर्ट भी मैंने दे दी। मतलब ये तो वही वाली बात हो गई कि ये माउस है, समझ लो अगर दिख रहा हो, ये माउस मैंने बनाया, ठीक है, बनाने के बाद मेरे से किसी ने पूछा ये अच्छा चलता है, भाई मैं अपने प्रोडक्ट की बुराई क्यों करूंगा, मैं अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छा बताऊंगा, मैं तो यही कहूंगा कि हाँ बहुत बढ़िया चलता है। तो वही वाली बात हो गई कि मैंने कोई भी चीज फाइनेंशियल सिस्टम्स में कुछ भी इंप्लीमेंटेशन करी, कोई भी कंट्रोल्स की, और उसके ऊपर अगर मैं अश्योरेंस रिपोर्ट दे रहा हूँ, तो मैं तो यही बोलूंगा कि हाँ एक नंबर काम हुआ है भैया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। तो इसके अंदर में एक प्रॉब्लम फेस होती है, वो है कि जो मेकर है वही चेकर है, जो चीज बना रहा है वही उसे चेक कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाती है, उसके अंदर दूसरे बंदे होने चाहिए। तो यही बात होगी कि सेल्फ रिव्यू, मैं अपने काम का रिव्यू करूंगा तो मैं तो हमेशा यही जजमेंट दूंगा कि वो काम बहुत अच्छे से हुआ है। प्रिपेयरिंग ओरिजिनल डेटा यूज्ड इन रिकॉर्ड्स दैट आर सब्जेक्ट टू अश्योरेंस एग्रीमेंट। इसका मतलब यह है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मैं बना रहा हूँ और ऑडिट भी मैं ही कर रहा हूँ, कि जो डेटा अश्योरेंस एंगेजमेंट में यूज होता है, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट भी मैंने बनाई है, और मैं उसके ऊपर अश्योरेंस एंगेजमेंट में मैं कर रहा हूँ, और ये सबसे ज्यादा प्रैक्टिस होता है इंडस्ट्री के अंदर। एडवोकेसी थ्रेड्स, प्रमोटिंग इंटरेस्ट और शेयर्स इन अ क्लाइंट। इसका मतलब यह है कि मैंने क्लाइंट की जो जिसके भी मैं ऑडिट कर रहा हूँ उसके शेयर्स ले रखे हैं, ठीक है, मेरा कहीं ना कहीं इंटरेस्ट होता है, इसलिए मैं क्लाइंट को डूबने से बचाऊंगा, उसका एक तरह का एडवोकेट पेश आऊंगा। एक्टिंग एज एन एडवोकेट फॉर अ क्लाइंट इन लिटिगेशन या डिस्प्यूट्स, क्योंकि भैया मेरा भी तो कहीं ना कहीं पैसा लगा हुआ है इसके अंदर, चाहे इनडायरेक्टली लगाओ, बट ठीक है, ये चीज हो गई। फेमिलियरिटी थ्रेट्स, क्लोज और इमीडिएट फैमिली मेंबर्स इज अ डायरेक्टर और ऑफिसर ऑफ क्लाइंट। ठीक है, ये समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि भैया आपका कोई ना कोई इमीडिएट फैमिली मेंबर या तो उस चीज में डायरेक्टर है या कोई ऑफिसर है, तो अब अगर आपकी बहन फूफा या कोई ना कोई उस चीज में है, तो आप उसको अच्छे से काम नहीं करोगे, वही वाली बात, सिंपैथी दोगे। ठीक है, डायरेक्टर और ऑफिसर के बाद इन्फ्लुएंशियल एम्प्लॉय के पास कहीं ना कहीं वो पावर होती है कि वो जो चीज है, गलती भी है तो भी उसको छुपा दे। करेक्ट? तो ऑडिट टीम मेंबर हैज लॉन्ग एसोसिएशन विद द ऑडिट क्लाइंट, ये चीज को भी हमें समझना है। तो मैंने बोला ही था ऊपर कि क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप या फिर लॉन्ग एसोसिएशन, ये कहीं ना कहीं एक साथ ही आएंगे। ठीक है, तो इनको भी ध्यान रखना है, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं, फैमिली मेंबर होना चाहिए, और डायरेक्टर या ऑफिसर और इन्फ्लुएंशियल एम्प्लॉय वाज रिसेंटली एंगेजमेंट पार्टनर। मतलब मैं अभी सीए फर्म में काम कर रहा था, मैं अब उस कंपनी में XYZ में अब एम्प्लॉयमेंट में आ गया हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि अरे एक काम करो ना, ये सीए फर्म को ही अपॉइंट करो ये ऑडिट करने के लिए, और वहाँ मेरे पुराने अच्छे रिश्ते हैं, तो मैं जो भी एंगेजमेंट पार्टनर है उसको बोल रहा हूँ, अरे देखो पता ही है, अपन तो दोस्त है, तो इतना क्या देखना, निपटा दे ऑडिट, जल्दी निपटा दे, फीस जल्दी करा दूंगा मैं तेरी। अगला है इंटिमिडेशन थ्रेट, थ्रेटन विद डिसमिसल ओवर अ प्रोफेशनल डिसएग्रीमेंट। प्रोफेशनल डिसएग्रीमेंट हुआ तो हम बोलेंगे आपको ऑडिट से ही निकाल देंगे हम, उसकी धमकी देना। प्रेशर टू अग्री विद द क्लाइंट जजमेंट ड्यू टू देयर एक्सपर्टीज। कोई ऐसा काम है, समझ लो पेट्रोकेमिकल्स का हमें ऑडिट मिला है, पेट्रोकेमिकल्स की नॉलेज सीए को बहुत कम होती है, क्योंकि हमें कहीं पढ़ाया नहीं जाता, ना तो हम साइंटिस्ट हैं, ना तो हमने साइंस लिया, ना केमिस्ट्री लिया। ठीक है, तो अगर मैं उसकी अकाउंटिंग कर रहा हूँ और उसका हीट के चक्कर में, मतलब जब समर्स हैं तो उनका ना लेवल बढ़ जाता है, वो एक्चुअली क्या होता है, क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी अगर बाहर गर्मी है तो उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, और सर्दी है तो क्वांटिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो हम ये बोलेंगे कि यार जितना आपने खरीदा उतना तो दिख नहीं रहा, उससे ज्यादा दिख रहा है, तो मिसमैच है। तो वो हमें बोलेंगे कि भैया हमारी एक्सपर्टीज है इस चीज में, और हमारी जजमेंट को आप मानो, आप अपना दिमाग मत लगाओ। तो ये एक तरह का इंटीमेशन है, इंटी इंटीमिडेशन है, इंटीमेशन नहीं, इंटीमिडेशन। ठीक है, और प्रमोशन विदहेल्ड अनलेस अग्रीइंग टू द इनअप्रोप्रिएट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, या ये चीज हो गई कि भैया
आपका प्रमोशन, आपकी फीस रोक देंगे अगर आपने हमारी बात नहीं मानी, ठीक है। और एक्सेप्टेड अ सिग्निफिकेंट गिफ्ट और थ्रेटन विद द पब्लिक डिस्क्लोजर। तो शुरुआत में आए, ग्रीट कर रहे थे, ग्रीट करते करते बड़े बड़े गिफ्ट दे दिए, हमें लगा वाह री वाह, ऑडिटर को इतना सम्मान, क्या बात है, ये तो जरूरी है बहुत। और वो गिफ्ट की लेनी देनी हो गई, बाद में उन्होंने बोला कि भैया हमने तो आपको इतना बड़ा गिफ्ट दिया है, अब आपको हमारी बात माननी है और हमारे हिसाब से चलना, नहीं तो हम सबके सामने बता देंगे कि आपने रिश्वत, घूस ली है, घूस। अब आ जाते हैं वही ऐसे सर्कमस्टेंसेस प्रोफेशनल एक्टिविटी के अंदर, कुछ नहीं है, सेम बात है, कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है। सेल्फ इंटरेस्टेड, अब ये उसको और थोड़ा डिटेल में बताएगा क्योंकि एक्टिविटी की बात हो गई। अब प्रोफेशनल अकाउंटिंग होल्डिंग अ फाइनेंशियल इंटरेस्ट, ये हमने पढ़ा ही था, या फिर रिसीविंग लोन या गारंटी या फ्रॉम एम्प्लॉइंग, ये तो पढ़ ही लिया था यार। अब प्रोफेशनल अकाउंटिंग पार्टिसिपेटिंग इन इंसेंटिव कंपनसेशन अग्रीमेंट्स ऑफर्ड बाय एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल बहुत बढ़िया मेरे पास, आपने सुना होगा जो ज्वेलर्स वगैरह होते हैं ना, तो वहाँ ना किटी चलती है। किटी का मतलब यह है कि वहाँ कहीं ना कहीं एक लॉटरी सिस्टम होता है। तो लॉटरी सिस्टम के अंदर अगर मैं ऑडिटर हूँ, तो मैंने उनको बोला कि देखो मैं तो ऑडिटर हूँ, मेरे चांसेस बढ़ा दो। और इंसेंटिव कंपनसेशन अग्रीमेंट्स जो ऑफर कर रही है उसमें मेरा नाम ले आओ, मेरा फाइनेंशियल इंटरेस्ट आ जाएगा और मैं आपकी ऑडिट बहुत जल्दी कर दूंगा, एक फेवर मांग लिया आपने एक तरह का। अ प्रोफेशनल अकाउंटिंग हैविंग एक्सेस टू द कॉर्पोरेट एसेट फॉर पर्सनल यूज, उनके कॉर्पोरेट बड़ी बड़े एसेट्स होते हैं, वो यूज कर लिए हमारे लिए, तो उसमें हमारा इंटरेस्ट लाई करता है, ठीक है। अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट इज बीइंग ऑफर्ड गिफ्ट और स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर सप्लायर, या इसके लिए। अब ये ना बहुत तुम देख पा रहे होगे कि यार गिफ्ट वाली बात उधर भी आ रही थी, इधर भी आ रही है। तुम बात को समझो कि इसमें घुमा कैसे रहा है। उसमें वो गिफ्ट देके धमका रहा था कि मैंने तो तुम्हें गिफ्ट दे दिया, अब मैं पब्लिक को बता दूंगा कि आपने गिफ्ट लिया और इसको डिस्क्लोज कर दूंगा, ठीक है। यहाँ ये बोल रहा है प्रोफेशनल अकाउंटेंट बीइंग ऑफर्ड अ गिफ्ट और स्पेशल ट्रीटमेंट फ्रॉम सप्लायर ऑफ द एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन, समझे। यहाँ ये क्या कहना चाह रहा है, यहाँ ये कहना चाह रहा है कि कोई ऐसा ट्रीटमेंट मिला हमें जिस वजह से हमारा इंटरेस्ट आ गया, हमें कोई धमका नहीं रहा। एक होता है ना, कोई अगर आपको अच्छी तरह से रखता है तो आपको मन करता है कि यार इसको क्या मैं बोलूं, इसने तो भाई मेरी खातिरदारी करी है, तो वो वाली चीज आ रही है इसके अंदर। सेल्फ रिव्यू थ्रेड, भाई जो ऊपर लिखा है उसे पढ़ लो और एक बात समझ लो, जहां पे भी ये बात आई कि हमने एक्स एक्टिविटी हमने ही करी, ठीक है, और उस एक्टिविटी को रिव्यू भी हमने ही किया, तो वहाँ हमेशा सेल्फ रिव्यू थ्रेड आ जाएगा। और या तो एक्स एक्टिविटी हमने करी और उस एक्टिविटी के अश्योरेंस एंगेजमेंट में हम भी पार्टनर हो रहे हैं, तो वहाँ दिक्कत हो जाएगी। और इसके अंदर एक पॉइंट था, अगर मिलता है तो मैं बताता हूँ, इसके अंदर था, आएगा एक पॉइंट आएगा आगे कि मैंने ही काम किया और उस काम को रिव्यू मैं कर रहा हूँ, सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ और ओके करके दे दे रहा हूँ, तो वहां मैं बहुत बड़ा गंदा तरीके से फंसूंगा। एडवोकेसी थ्रेट, a professional accountant having an opportunity to manipulate information in a prospectus in order to obtain favorable financing, ठीक है। इसमें मैंने हमेशा से भी बोला है कि मेरे पैसे कहीं ना कहीं लगे हुए हैं इस कंपनी के अंदर, तो ये फाइनेंशियल इंटरेस्ट तो नहीं है क्योंकि मेरे को पैसे लेने देने तो नहीं है, मेरे पैसे लगा रखे हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि कंपनी के साथ कुछ भी ऐसा ना हो जिसमें मेरे पैसे डूब जाए, और मैं तभी एडवोकेट बनूंगा। बात मतलब शब्दों से समझो क्या कहना चाह रहा है। तो प्रोफेशनल अकाउंटेंट हैविंग द अपॉर्चुनिटी टू मैनिपुलेट इंफॉर्मेशन, वही कह रहा है कि हमारे पास इतनी शक्ति है, इतनी अपॉर्चुनिटी है कि हम कहीं ना कहीं मैनिपुलेट कर दें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन, और अच्छी तरह से लोन वोन उठा लें, अच्छी तरह से मार्केट से पैसा उठा लें। वो ये चीज़ों के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। फेमिलियरिटी थ्रेट, अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग of the employing organization when an immediate या फिर close family members employed by the organization make decisions that affect the financial reporting of the organization। इसमें तो हमेशा क्लोज और इमीडिएट फैमिली मेंबर जहां दिखे दे पेला, पर पेलने के साथ ये ध्यान रखना यहाँ पे भी है क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप, तो ये ध्यान रखना है कि वो बात किसकी हो रही है, ठीक है। वो केस स्टडी पे डिपेंड करेगा पूरा का पूरा, समझे ना। फोकस, ये यहाँ फोकस नहीं करोगे तो ऐसा रहेगा कि भैया ट्रेन छूट रही है, धनाधन हम पढ़ रहे हैं, पर यहाँ ट्रेन नहीं छूट रही। ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल थोड़ी ना हम याद कर सकते हैं, हम दिमाग में रख सकते हैं और रीड कर सकते हैं, और हम उस दिमाग में रखने के बाद जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तो हम पहचानेंगे कि हाँ यार थोड़ा बहुत तो लिंकेज था, ठीक है। यहाँ लिंकेज की बात हो रही है, बाकी ये जरूर याद रखना जो हमने कैटेगरीज ऑफ थ्रेड पढ़ा, क्योंकि वहीं से सब चीजें, मतलब ये एक तरह का हिमालय है भाई, यहीं से बहता हुआ आ रहा है सब कुछ। लॉन्ग एसोसिएशन की भी यही बात आ गई,
लॉन्ग एसोसिएशन, इंटिमिडेशन थ्रेट, a professional accountant or immediate or close family member facing a threat of dismissal या रिप्लेसमेंट ओवर अ डिसएग्रीमेंट अबाउट। अच्छा, इसके अंदर क्या कहना चाह रहा है अब, ये भी बहुत बढ़िया है। ठीक है, समझ लो एक कंपनी है, एक कंपनी के अंदर समझ लो एग्जांपल ले लेते हैं, रिलायंस की कंपनी है, रिलायंस का ऑडिट मेरे पास है और मेरी जो वाइफ है ना वो रिलायंस के अंदर काम करती है एज अ एम्प्लॉय। तो उनको ये पता चला कि ऐसा ऐसा कि यार जो ऑडिटर है उसकी वाइफ काम करती है यहाँ पे। तो जब मैंने गलतियाँ ढूँढी ना, तो उन्होंने मेरे को बोला कि एक काम करो, आपने जो मिस्टेक्स ढूँढी है, बहुत बढ़िया किया। मिस्टेक्स ढूँढ दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इस मिस्टेक्स को ना इसमें आप बनाओ इसकी बत्ती और डाल लो, ठीक है? और डाल लो का मतलब ये है कि भैया नहीं डालोगे ना, तो आपकी जो वाइफ़ है ना, उसको हम अपनी जॉब से हटा देंगे। और आपकी वाइफ़ को जॉब से हटाने का मतलब ये है कि वो कहीं न कहीं धमकी है, रिप्लेसमेंट दे रहे हैं क्योंकि हमारी डिसएग्रीमेंट हो गई किसी चीज़ में, हमने इनकी गलती ढूँढी। तो थ्रेट ऑफ डिसमिसल या रिप्लेसमेंट ओवर अ डिसएग्रीमेंट अबाउट, डिसएग्रीमेंट किस चीज़ की हो सकती है? या तो हमने कोई गलती ढूँढ ली हो, या तो हम ये बोल रहे हैं कि जो भी एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या पॉलिसीज़ आपने करी है, वो गलत है, वो सही नहीं है। जैसे बायजूस वगैरह में हमने पढ़ा था कि भैया उन्होंने एक कोर्स सेल किया, अगले 10 साल तक उसे रेवेन्यू मिलेगा, लेकिन उसे आज ही बुक कर दिया। तो वो 10 साल में बटेगा ना, वो ऐसे-ऐसे बँट-बँट के जाएगा, ऐसा थोड़ी ना है कि आज के आज ही बुक कर दिया, वो बटेगा। ठीक है? द वे ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इज़ टू बी रिपोर्टेड, या अपनी मर्ज़ी से आगे-पीछे करके कुछ भी दिखा रहे हैं। An individual attempting to influence decision making process of the professional accountant, for example with regard to the awarding of contracts or application of an accounting principle। ठीक है, तो कुछ नहीं, सही में बता रहा हूँ, इतनी टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। अगर ये लग रहा हो कि यार क्या पढ़ लिया, भैया कुछ नहीं पढ़ा है, बहुत आसान है। एक बार बस खुद से रीड करनी है ये चीज़, ठीक है? ये चीज़ को खुद से रीड कर लोगे तो मौजा ही मौजा हो जाएगा, मज़े ही मज़े आ जाएँगे। सेल्फ इंटरेस्ट को भी, सेल्फ रिव्यू को भी, एडवोकेसी को भी, फ़ैमिलियरिटी थ्रेट को और इंटिमिडेशन थ्रेट को। और उसके साथ-साथ उसके डिटेल्ड एग्ज़ाम्पल और इसके नीचे मिलेंगे जहाँ पे एक्टिविटी की बात आती है, तो उसे भी वापसी पढ़ लेंगे और इसमें कुछ नहीं है। सही मामले में कुछ नहीं है, और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करो अभी के अभी, राइट नाउ। आई विल अटैच दैट पीडीएफ एंड ताकि आप उसे पढ़ पाओ, और ऐसे ही रॉ पीडीएफ अटैच करूँगा जिसमें अगर ये लिखा हुआ है, और अगर आपको रॉ मतलब इन द सेंस कि उसमें मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ, खाली पीडीएफ चाहिए जैसे मैंने मार्क कर रखी है, तो आप वो भी ले सकते हो। बट मुझे लगता है कि जिसमें मार्किंग हो रखी है वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है? और जो भी मार्किंग समझ ना आए, इग्नोर। जहाँ मैंने बताया है, अब जैसे मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है? ये हो गई, ये हो गई, इनको करना है इग्नोर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमें समझ नहीं आ रही, तो हमारा कोई लेन-देन नहीं है। न्यूक्लियस एडवाइज़र में समझ नहीं आ रहा, कोई लेन-देन नहीं है। ये मेरे पर्पस के लिए लिखा हुआ है, मैंने कुछ अलग चीज़ों के लिए लिखा हुआ है। तो इसका कोई ऐसा कोई वो नहीं है कि हाँ, क्यों लिखा हुआ है, क्यों नहीं। ठीक है? ओके, चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं। हो! आज की क्लास मेरे को ऐसी लग रही है कि यार मतलब मैं बस रीडिंग कर रहा हूँ, और व्हिच इज़ ट्रू, मैं रीडिंग ही कर रहा हूँ, क्योंकि ये एग्ज़ाम्पल्स हैं, एग्ज़ाम्पल्स को हम याद नहीं कर सकते, और एक जगह याद करना है, वो मैं बस ज़रूर बताऊँगा क्यों याद करना है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ना अच्छे से। स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस create unique compliance threat. These threats cannot be categorized. Accountant should remain careful in all relationship. जो मैं बात बोलते आया हूँ वो यही है कि भैया इनको कैटेगराइज ऐसे नहीं कर सकते कि क्या है क्या नहीं है। आपकी अगर अलर्टनेस है वहाँ पे, अगर आप केयरफुल हो, तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि ये कहीं न कहीं थ्रेट है और किसके अंदर फॉल कर रहा है, और ज़रूरी नहीं है एक के अंदर फॉल करेगा, वो 2-3 के अंदर भी फॉल कर सकता है। नॉट अ बिग डील। एग्ज़ाम्पल दे रखा है कि अकाउंटेंट वॉलंटियर कर रहा है एक चैरिटी इवेंट में, ठीक है? जहाँ पे ऑडिट क्लाइंट इज़ अ मेजर डोनर। समझ लो उसने बोला कि यार मैंने ये चीज़ रखी है, ठीक है? और इस चीज़ की ना मैं चैरिटी करने जा रहा हूँ, इसको बेच के मैं चैरिटी करने वाला हूँ, और ये है एक्चुअली में 100 रुपए की, पर मैं 2-3 लाख रुपए की बेच रहा हूँ, और उसको खरीदने वाला ही मेरा क्लाइंट है। अब वैसे तो हमारा कोई रिलेशनशिप है ही नहीं, क्योंकि ये आ गई चैरिटी इवेंट। लेकिन चैरिटी इवेंट में भी वही हमारे पे चैरिटी कर रहा है जिससे हम सर्विस ले रहे हैं, तो समझ रहे हो थोड़ा बहुत इश्यू, देयर इज़ एन इश्यू इस चीज़ के अंदर, और उसको हमने अगर आइडेंटिफाई किया, तो हम बोलेंगे कि भैया ये कहीं न कहीं थ्रेट है। इसको हम एक तरह से फ़ैमिलियरिटी थ्रेट बोल सकते हैं कि नोन है इसलिए कर रहा है। नोन नहीं होगा तो हम ये बोलेंगे कि भाई
ये कहीं ना कहीं सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है, ये मेरे को ही मेरा इंटरेस्ट लाई करता है इसलिए उसने दे दिया ऐसा ऐसा। ठीक है, फिर हम आते हैं, अभी हमने क्या किया, अभी हमने इवैल्यूएट नहीं किया थ्रेट्स को, अभी हमने किया आइडेंटिफाई, कि मैंने सर्कमस्टेंसेस ऐसी चीजें देखी जिससे मुझे समझ आया कि ये थ्रेट क्या है और कौन सा थ्रेट है। अब हम उसे करेंगे इवैल्यूएट। इवैल्यूएट का मतलब समझेंगे कि भाई ये थ्रेट क्यों है, उसका रीजन पता करेंगे कि ऐसा थ्रेट क्यों होता है। ठीक है, तो इवैल्यूएट करने का मतलब क्या है, हम वो भी करते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ थ्रेट्स एक्सेप्टेबल लेवल तक, पहली बात तो हमें ये ध्यान रखना है कि इवैल्यूएशन जो करनी है ना, इवैल्यूएशन करने के बाद हमें ये डिफाइन करना है कि भैया ये जैसे ये समझ लो एक्सेप्टेबल लेवल है एक। ठीक है, तो ये जो थ्रेट है वो ऊपर जा रहा है इस चीज के या वो नीचे जा रहा है इस चीज के। अगर वो ऊपर जा रहा है तो हम उसको ऐसे करके ऐसे एक्सेप्टेबल लेवल पे ले आएंगे। ठीक है, ऐसा ना हो कि भैया कोई थ्रेट है जिसको हम एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते और वो है, तो या तो उसमें ऐसे मेजर्स लगाएंगे या उसको इस तरह से एड्रेस करेंगे कि वो एक्सेप्टेबल लेवल तक आ जाए। तो ऑन आइडेंटिफाइंग अ थ्रेट द अकाउंटेंट मस्ट इवैल्यूएट इफ इट इज एट एन एक्सेप्टेबल लेवल। एक्सेप्टेबल लेवल क्या होता है, अ लेवल वेयर एज रीजनेबल और इन्फॉर्म थर्ड पार्टी वुड ऑल्सो कंक्लूड कंप्लायंस विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल। एक्सेप्टेबल लेवल का मतलब ये है कि एक थर्ड पार्टी को अगर मैं बुलाऊं, जैसे मेरे और ऑडिट जिसके साथ मैं कर रहा हूँ क्लाइंट के साथ, वो तो कहीं ना कहीं बायसनेस होगी, मैं अपने लिए बायस होगा, वो अपने लिए बायस होगा, तो मैंने एक थर्ड पार्टी को बुलाया और वो भी इस चीज को देख के अगर वो रीजनेबल है और रैशनल बंदा है तो वो भी इस चीज को रह के यही कंक्लूजन देगा कि हाँ फंडामेंटल प्रिंसिपल के साथ कंप्लायंस हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इतनी छोटी मोटी गलती तो चलती है। ठीक है, उसे बोलेंगे एक्सेप्टेबल लेवल। और थर्ड पार्टी क्या होती है, थर्ड पार्टी वो जिससे हमारा कोई लेन देन नहीं है, ना ऑडिट का ना क्लाइंट का लेन देन। दिस थर्ड पार्टी वाइल नॉट नेसेसरली एन अकाउंटेंट, ऐसा नहीं है कि वो सीए ही होगा, ऑब्वियसली मैं तो हो ही नहीं सकता या मेरी फर्म में तो कोई हो ही नहीं सकता। अकाउंटेंट का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि कोई ना कोई सीए होगा, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो सीए होना चाहिए या ऐसा चीज होना चाहिए, बट उसके पास एक्सपर्टीज होनी चाहिए टू असेस द अकाउंटेंट्स कंक्लूजन इम्पार्शियली। वो कहीं ना कहीं बायस नहीं होना चाहिए। जो हमने बात करी कि मैं अपने लिए बायस हूँ, क्लाइंट अपने लिए बायस है, तो मुझे ऐसे बंदे को बुलाना है जो उसके बाद एक्सपर्टीज हो असेस करने की, और उसके बाद वो जो कंक्लूजन दे वो इम्पार्शियल होके दे, पार्शियल ना हो। ठीक है, फिर आगे है रेलिवेंट फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड इन इवैल्यूएटिंग द लेवल ऑफ थ्रेट्स। ये क्या कह रहा है, रेलिवेंट फैक्टर्स टू बी कंसिडर इन इवैल्यूएटिंग द लेवल ऑफ थ्रेट्स। ऐसे कौन से फैक्टर्स हमें कंसिडर करने हैं जब हम इवैल्यूएट कर रहे हैं थ्रेट्स को। बहुत ही खुद मतलब क्या बोलूं मैं, छोटू जॉब मतलब बकवास टॉपिक हो। वेरियस कंडीशन एंड पॉलिसी। अच्छा हम ये वापसी पढ़ लेते हैं कि एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ थ्रेट्स हमने क्या पढ़ा। हमने ये समझा कि ऑन आइडेंटिफाइंग ए थ्रेट हमें ये जरूर इवेल्युएट करना है कि वो एक्सेप्टेबल लेवल के पास है या नहीं। अगर वो एक्सेप्टेबल लेवल के पास है, एक्सेप्टेबल लेवल क्या है, एक्सेप्टेबल लेवल का मतलब ये है कि अगर हम किसी थर्ड पार्टी को बोलेंगे देखने के लिए, तो वो रीजनेबल और इन्फॉर्म डिसीजन लेने के बाद वो भी यही कंक्लूड करेगा कि भैया कंप्लायंस ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल हो रहा है। और थर्ड पार्टी जरूरी नहीं है ऐसा पार्टी हो जो अकाउंटेंट ही हो, मतलब सीए ही हो, बस उस पर एक्सपर्टीज होनी चाहिए असेस करने की, और साथ ही साथ उसके कंक्लूजन्स ना इम्पार्शियल होने चाहिए। और हमें अब क्या क्या फैक्टर्स पे ध्यान देना है व्हाइल इवैल्यूएटिंग द लेवल ऑफ थ्रेट्स। तो पहली चीज तो ये वेरियस कंडीशन पॉलिसी प्रोसीजर आर रिलेवेंट इन इवैल्यूएटिंग द लेवल ऑफ थ्रेट्स टू द कंप्लायंस विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल। इसमें अब ये जो लाइन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेवल ऑफ थ्रेट्स टू द कंप्लायंस विद फंडामेंटल प्रिंसिपल, कि इतना हम लेवल ऑफ थ्रेट्स को पहचान रहे हैं कि वो बताए कि जो हमारा कंप्लायंस है विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल वो हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, एग्जाम्पल कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट। कॉर्पोरेट गवर्नेंस अगर अच्छी होगी, उसको हम देखेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसी है क्या नहीं है, तो उस हिसाब से हमें समझ आएगा। एजुकेशनल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट फॉर प्रोफेशन, इफेक्टिव कंप्लेंट सिस्टम है कि नहीं है ताकि उससे अटेंशन ड्रॉ हो अनएथिकल बिहेवियर के बारे में। एक एक ड्यूटी एक्सप्लिसिटली स्टेटेड ड्यूटी, मतलब ये नहीं है कि थोपा जा रहा है, सबको ही पता है कि एक मेरी ड्यूटी है कि अगर कहीं ना कहीं कहीं पे भी फ्रॉड हो रहा है, कहीं पे भी ब्रीच हो रहा है, तो वो मुझे बताना है, वो लोगों तक इन्फॉर्म करना है, जो भी रेलिवेंट अथॉरिटी है, मैनेजमेंट है या टीसीडब्ल्यूजी है। ठीक है, और एक प्रोफेशनल रेगुलेटरी मॉनिटरिंग और डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी हो रहा है, अगर ये माउस एसेट ऑफ द कंपनी है तो यहाँ टैग लगना चाहिए कि भैया ये हमारा
एक एसेट है, वरना कल को कोई भी गायब कर ले और आपका ऑर्डर बिगड़ जाए। अगर समझ लो 10 माउस है तो इसमें 9 1 से लेके 10 तक कुछ लिखा होना चाहिए, जैसे 9th माउस है और ये कोई ले गया तो समझ आएगा 9th माउस गायब हुआ है, उससे हम ट्रैक कर सकेंगे। तो एक प्रोसीजर्स होने चाहिए हर चीज के, ठीक है। फिर हमने रीजनेबल इन्फॉर्म पार्टी के बारे में पढ़ ही लिया कि भाई ऐसी कोई भी पार्टी जो अगर इंडिविजुअल अगर सेम टेस्ट करेगा, ठीक है, तो वो मतलब अगर वो टेस्ट करेगा तो उसका सेम कंक्लूजन ही आएगा। ऐसा ना हो कि भैया मैंने एक टेस्ट कराया एक्सेप्टेबल लेवल पता करने के लिए, ठीक है, थर्ड पार्टी से, उस बंदे ने तो बोला यार सही है, कोई दिक्कत नहीं, कंप्लायंस हो रही है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की। फिर मैंने दूसरे बंदे को बुलाया, उसने बोला कि कंप्लायंस नहीं हो रही है, तो वहां गड़बड़ हो गई। वहां दो ही बंदे, दोनों बंदे रैशनल है, इम्पार्शियल है और उनके पास एक्सपर्टीज भी है असेस करने की, और उसके बाद भी अगर डिफरेंस आ रहा है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो हमें ऐसे बंदे चूज करने हैं जिनके पास एक्सपर्टीज हो, सब हो, और वो सेम कंक्लूजन भी ड्रॉ करे, ठीक है, ड्रॉ सेम सिमिलर कंक्लूजन्स। तो अब हमने क्या क्या कर लिया, हो बड़ी हो गई वीडियो बट ठीक है, मजा आ रहा है। अभी हमने आइडेंटिफाई करे थ्रेड्स, आइडेंटिफाई करने के बाद आइडेंटिफाई कैसे क्या करें, चलो आओ ऊपर वापसी पढ़ते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई कैसे करें, आइडेंटिफाई ऐसे करें कि हमने उसे कैटेगरीज के अंदर बांट दिया, या तो सेल्फ इंटरेस्ट हो, या तो सेल्फ रिव्यू हो, ठीक है, या तो सेल्फ, नहीं सेल्फ कुछ नहीं है, एडवोकेसी, ठीक है, या तो एडवोकेसी थ्रेट हो, या फेमिलियरिटी थ्रेट हो, या तो इंटीमिडेशन थ्रेट हो। हमने इस चीज को आइडेंटिफाई किया, फिर उसके बाद हमने इवेल्युएट किया। इवेल्युएट करने के लिए क्या था, इवेल्युएट ऐसे करा कि एक्सेप्टेबल लो लेवल तो है, मतलब एक्सेप्टेबल लेवल पे तो है, कहीं पता चले कि यार ये थ्रेट इस लेवल पे है कि भैया मैं तो इसको कुछ कर ही नहीं सकता, एक्सेप्टेबल लेवल पे है तो कोई दिक्कत नहीं है। और कैसे पता करेंगे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस देख के, ट्रेनिंग एंड सुपरविजन देख के, एक बढ़िया सिस्टम होना चाहिए, कंप्लेंट सिस्टम होना चाहिए, पॉलिसी प्रोसीजर होना चाहिए, ठीक है। अब आएंगे हम एड्रेस करेंगे, और हमें तो पता तो चल गया है कि एक्सेप्टेबल लेवल के ऊपर है या नहीं है, जो एक्सेप्टेबल लेवल पे नहीं है अब उनको करेंगे हम एड्रेस। एड्रेस कैसे करेंगे, इफ द प्रोफेशनल अकाउंटेंट डिटरमाइंस दैट द आइडेंटिफाइड थ्रेट टू द कंप्लायंस ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल आर नॉट एन एक्सेप्टेबल लेवल। वही वाली बात हुई, मैंने बोला कि अगर कोई भी ऐसे थ्रेट जो एक्सेप्टेबल लेवल में नहीं है तो उसको अकाउंटेंट ये चाहेगा कि भैया उसको एलिमिनेट ही कर दूं, उसको या तो मैं जड़ से हटा दूं, या तो मैं उसको रिड्यूस करूं टू एन एक्सेप्टेबल लेवल, ठीक है, मिटिगेशन भी बोलते हैं, कि उसे मिटिगेट करूं, वो थ्रेड को इतना गिरा दूं कि वो आपसी इतना ऊपर बढ़ ही नहीं पाए, और उसे रिड्यूस कर दूं। तो एलिमिनेटिंग देम और रिड्यूसिंग देम टू एक्सेप्टेबल लेवल। तो कैसे करेगा, बहुत इजी। एलिमिनेट करने की जब बात आ रही है तो एलिमिनेट करेगा सर्कमस्टेंसेस, कैसे सर्कमस्टेंसेस, ऐसे सर्कमस्टेंसेस जिस वजह से उसका रिलेशनशिप या फिर इंटरेस्ट बन रहा है, ठीक है, मतलब जड़, बेसिकली हम यहाँ अभी जड़ को पकड़ रहे हैं, ठीक है। एलिमिनेटिंग दी सर्कमस्टेंसेस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट और रिलेशनशिप दैट आर क्रिएटिंग दी थ्रेट्स। तो हम ऐसे रिलेशनशिप और ऐसे इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करेंगे और उनको एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेट करने का मतलब आपको पता है कि अगर समझ लो एक एक्स और वाई बनता है, उस चक्कर में वो प्रॉब्लम हो रही थी, या तो हम एक्स को हटाएंगे या वाई को हटाएंगे, या एक्स और वाई दोनों को हटाएंगे। अप्लाई करेंगे सेफ गार्ड्स जहाँ पे अवेलेबल है और जहाँ केपेबल है कि वहाँ पे अप्लाई हो सके, ठीक है। अगर कोई भी चीज है, उस चीज की हमने पॉलिसी प्रोसीजर नहीं बना रखे और इस वजह से थ्रेट है वहां पे, इस वजह से प्रॉब्लम है, तो हम सेफ गार्ड्स लगाएंगे कहाँ पे, वेयर अवेलेबल एंड केपेबल ऑफ बीइंग अप्लाइड। अवेलेबल भी होना चाहिए और केपेबल केपेबल ऑफ बीइंग अप्लाइड भी होना चाहिए, ठीक है, टू रिड्यूस दी थ्रेट्स टू एन एक्सेप्टेबल लो लेवल। या फिर डिक्लाइन कर देंगे, एंड कर देंगे ऐसा स्पेशल स्पेसिफिक प्रोफेशनल एक्टिविटी, अगर हमें लग रहा है कि यार ना तो मैं इसे एलिमिनेट कर सकता हूँ क्योंकि वो तो सीईओ है, सीईओ को थोड़ा हटा दूंगा। मतलब समझ लो एक तरह से एक ऐसा केस है कि सीईओ और जो हमारे एमडी है सीए फर्म का, उनका ही चक्कर चल रहा है, वो आपस में लगे हुए हैं, मतलब लगे हुए इन द सेंस कि एक फ्लर्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, और वो टू सिंपैथेटिक हो रहा है। तो हम ये बोलेंगे कि भैया ऐसे रिलेशनशिप को ना एंड ही कर दो, छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, कोई मजे की बात नहीं है, ठीक है, समझे। एलिमिनेट पहली चीज, ऐसे सर्कमस्टेंसेस जो इंटरेस्ट और रिलेशनशिप बनाता है, ठीक है। फिर है अप्लाइंग सेफ गार्ड्स, सेफ गार्ड्स लगाओ जहाँ पे अवेलेबल है और केपेबल ऑफ बीइंग अप्लाइड है, ठीक है, ताकि वो एक्सेप्टेबल लेवल तक हो पाए। डिक्लाइनिंग और एंडिंग द स्पेसिफिक प्रोफेशनल एक्टिविटी। तो सेफ गार्ड्स क्या होते हैं, वही होते हैं कि एक्शन और इंडिविजुअल या फिर कॉम्बिनेशन में कुछ ऐसे एक्शन जिस वजह से
वो थ्रेड्स को इतना रिड्यूस कर दे, इफेक्टिवली रिड्यूस कर ले और एक्सेप्टेबल लेवल तक ले आए। ठीक है, एग्जाम्पल दे रखे हैं। अच्छा, अब ये एग्जाम्पल जो है ना, ये याद कर सकते हो, ये एमसीक्यू में पूछ लें, मुझे लगता है ये पूछ सकते हैं, इसलिए हमें याद रखेंगे हम। पहला, असाइनिंग additional time and qualified personnel to the required task when an engagement has been accepted might address a self interest hit। ये कह रहा है कि अगर यहाँ पे सेल्फ इंटरेस्ट हिट आ रहा है, ठीक है, तो वहां पे अगर हम ज्यादा बंदे और क्वालिफाइड बंदे और समय देके वो काम कर रहे हैं, तो फिर हमें लगता है कि भैया जो इंटरेस्ट वाली बात आती है वो तो हट ही जाएगी, वो तो चलो एक अलग केस हो गया। लेकिन अगर हमने बंदे अच्छे लगाए हैं, ठीक है, और क्वालिफाइड पर्सनल दिया और टाइम भी अच्छा दे रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक सेफ गार्ड है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड के लिए। और सेल्फ रिव्यू थ्रेड के लिए हम क्या करेंगे, एप्रोप्रिएट रिव्यूअर दे दो, एक सही बंदा जो रिव्यू कर दे, और वो हमारा मेंबर नहीं हो, हु वाज नॉट द मेंबर ऑफ द टीम, ठीक है, वो अगर रिव्यू करे और एडवाइस करे हमें, वो रिव्यू करे और एडवाइस करे हमें, तो हमारा सेल्फ रिव्यू थ्रेड भी हट जाएगा। तो पहले क्या बात हुई, अगर सेल्फ इंटरेस्ट की बात है तो सेल्फ इंटरेस्ट में हम बोल रहे हैं एडिशनल टाइम दो, ठीक है, और क्वालिफाइड पर्सन लगाओ। यूजिंग डिफरेंट पार्टनर्स, ये बात हो गई सेल्फ रिव्यू, एडवोकेसी एंड फेमिलियरिटी थ्रेड्स। अगर समझ लो मेरी एक ऑडिट टीम है, मैं उसको लीड कर रहा हूँ, दूसरा बंदा भी है, ठीक है, अथर्व करके, उसकी भी एक ऑडिट टीम है, वो दूसरे असाइनमेंट्स में जाता है। अब अगले क्वार्टर मुझे कहीं और भेज दिया और अथर्व को यहाँ भेज दिया, तो जो हमारे संबंध थे, फेमिलियरिटी ट्रेड्स कि हर बार तो यही आते हैं, मिस्टर अनमोल आते हैं, वो तो देख के चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उनको समझाने की जरूरत नहीं है। इस बार नया बंदा आया है, वो क्या पता कुछ और पकड़े, कुछ और चीजें ढूंढे, ठीक है। तो अगर हम डिफरेंट पार्टनर यूज करेंगे, एंगेजमेंट टीम विद डिफरेंट रिपोर्टिंग लाइंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ नॉन अश्योरेंस एक्टिविटीज एंड अश्योरेंस क्लाइंट, तो उससे हमारा बहुत सारे थ्रेट हट जाएंगे। इसका मतलब ये है कि समझ लो दो चीज होती है, एक अश्योरेंस पार्ट होता है, एक नॉन अश्योरेंस पार्ट होता है, ठीक है। नॉन अश्योरेंस पार्ट को भी मैं ही कर रहा हूँ, अश्योरेंस पार्ट को भी मैं ही कर रहा हूँ। तो अब अश्योरेंस और नॉन अश्योरेंस ना कहीं लिंक होते हैं, तो अगर वहां गड़बड़ मिली है तो हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पे भी कोई गड़बड़ होगी, और चांसेस ये हैं कि हम जल्दी पकड़ लेंगे उस चीज को। तो अगर दोनों चीज मैं ही कर रहा हूँ तो चांसेस है कि मैं वो ढूंढ ही नहीं पाऊंगा कभी। लेकिन अगर दोनों चीज, अश्योरेंस कोई और कर रहा है और नॉन अश्योरेंस कोई और कर रहा है, तो चांसेस हैं कि वो जल्दी मिलेगी और इफेक्टिवली मिलेगी। तो यही कह रहा है कि नॉन अश्योरेंस और अश्योरेंस जो सर्विस है, वो एक पार्टनर को नहीं करनी चाहिए, वो अलग अलग एंगेजमेंट पार्टनर को करनी चाहिए, और उसमें रोटेशन आनी चाहिए, ठीक है। तो अलग अलग रिपोर्टिंग लाइंस हैं, तो अलग अलग पार्टनर भी करना चाहिए, ये वही यही कह रहा है। फिर आता है हमारा इन्वॉल्विंग अनदर फर्म टू परफॉर्म और रीपरफॉर्म द पार्ट ऑफ एंगेजमेंट माइट एड्रेस सेल्फ इंटरेस्ट या सेल्फ व्यू। वो बोल रहा है एक अलग फर्म को परफॉर्म करने या रीपरफॉर्म करने के लिए कह दो जो हमने काम किया है, इसे हम बोलते हैं कोल्ड रिव्यू या हॉट रिव्यू। अच्छा, कोल्ड रिव्यू और हॉट रिव्यू का मतलब ये होता है कि कोल्ड रिव्यू मतलब समझ लो हमने एक असाइनमेंट है, वो हमें असाइनमेंट कर दिया, अपनी ऑडिट रिपोर्ट भी लिख दी, सब हो गया, अभी पब्लिक में नहीं गई है। फिर हम एक ऑडिट मतलब नई एंटिटी को अपॉइंट करते हैं वही ऑडिट करने के लिए, और अगर उसने सेम चीज ढूंढी, तो इसका मतलब है कि हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो हम काम कर रहे हैं वो सही है, और इससे मेरा सेल्फ इंटरेस्ट और सेल्फ रिव्यू वाले थ्रेड भी मिट जाएंगे। तो इसे बोलते हैं हम कोल्ड रिव्यू, मतलब रिव्यू कर रहा है वही काम हमारा जो हमने नीचे पढ़ा, वही सेम चीज, लेकिन इसमें री परफॉर्मेंस होती है, वो वापसी पूरा का पूरा काम करता है और अपने दिमाग से करता है, मेरे कहे हुए काम से नहीं करता, अपने खुद के प्रोसीजर लगाता है, ठीक है। इसमें इसमें देखा जाए तो अगर वो काम वापसी कर रहा तो सारे थ्रेट ही गायब हो गए ना, फिर तो इंटिमिडेशन भी नहीं आएगा, फिर तो फैमिलियरिटी भी नहीं आएगा, फिर तो ना तो एडवोकेसी आएगा, सारे थ्रेट्स ही गायब हो गए। और लास्ट है सेपरेटिंग टीम्स व्हाइल डीलिंग विद द मैटर्स ऑफ कॉन्फिडेंशियल नेचर माइट एड्रेस द सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, ठीक है। अब जो बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती है, कॉर्पोरेट मीटिंग्स होती है, उसके अंदर ये कहा जाता है कि हर बार सेम बंदा ना बैठे, अलग एंगेजमेंट पार्टनर बैठे, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि वो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जो उसको पिछले 2-3 सालों से मिल रही है, वो उससे कोई ना कोई अपना पर्सनल बेनिफिट उठाएगा, और इस वजह से वो कहेगा कि सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट हो रहा है। अगर वो बंदा कोई ऐसी जानकारी जानता है जो कॉन्फिडेंशियल है, ठीक है, कोई कॉन्फिडेंशियल नेचर की है, तो उसका कहीं ना कहीं उसमें इंटरेस्ट आएगा, और वो सोचेगा कि यार मेरे को हर बार पता चल जाता है कि इस क्वार्टर रेवेन्यू ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो चलो चलो बढ़िया बढ़िया मैं शेयर खरीद लूंगा। तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट हो गया ना ये तो। हमने हमने कॉन्फिडेंशियल में भी पढ़ा था 114। और हाँ, इससे याद आया, मैंने जो क्वेश्चन दिया था वो करा नहीं करा तुमने? करना चाहिए बॉस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जरूर करना चाहिए।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है आई गेस। ये भी मतलब मैं चाह रहा हूँ कि जो चीज़ हमने अभी पढ़ी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसको ऐसे ही ये नहीं है कि भैया पढ़ लिया और जाने दो या जो मर्जी। एक सेकंड रुकना बस। अब इसको मैं, क्योंकि हमारी पढ़ाई हो चुकी है, तो इसको हम थोड़ा सा बड़े व्यू में ले आते हैं। 1 2 3 लेट्स गो। यस, तो मैं ये कह रहा था कि भैया आज की पढ़ाई तो हो गई और बड़ी अच्छी से हुई है, पर आज ना टॉपिक ऐसे थे जो ज़्यादातर फोकस कर रहे थे किन चीज़ों पे, वो फोकस कर रहे थे इन चीज़ों पे कि थ्रेट्स होते क्या हैं। ठीक है, थ्रेट्स होते क्या हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। तो हमने 5 चीज़ें पढ़ी। पहली चीज़ क्या थी? पहली पहली चीज़ थी हमारी सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू। उसके बाद आती है एडवोकेसी, फेमिलियरिटी और इंटिमिडेशन थ्रेट। हमने ये पढ़ ली। आइडेंटिफाई करने के बाद हमने एग्जांपल्स पढ़े, सर्कमस्टेंसेस पढ़े, वो ज़रूर रीड करने हैं, खुद से एक बार रीड करोगे तभी बहुत मज़ा आएगा। फिर उसके बाद हमने आइडेंटिफाई के बाद इवैल्यूएट किया। इवैल्यूएट कैसे किया? इवैल्यूएट ऐसे किया कि जो हमारे थ्रेट्स हैं वो एक्सेप्टेबली लेवल पे होने चाहिए। ऐसा ना हो कि वो बहुत ही हाई लेवल पे हैं। और उसको कैसे पता करेंगे? इन्फॉर्म्ड और थर्ड पार्टी, या जो रैशनल रीजनेबल एंड इन्फॉर्म्ड थर्ड पार्टी की हम मदद लेंगे। वो मदद लेके हमें क्या होगा? वो मदद लेने के बाद हमें ये समझ आएगा कि भैया क्या ये चीज़ एक्सेप्टेबल लेवल पे है या नहीं। अब जो इन्फॉर्म पार्टी होती है वो कैसी होनी चाहिए? वो सीए हो या ना हो वो नेसेसरी नहीं है, वो कोई भी हो सकती है, लेकिन उसके बाद एक एक्सपर्टीज होनी चाहिए। ठीक है, किस चीज़ की? असेस करने की और कंक्लूजन बनाने की, जिस कंक्लूजन के अंदर वो इम्पार्शियल रहे। ऐसा ना हो कि वो पार्शियल है। फिर हम इवेल्यूएट करने के अंदर कोई फैक्टर्स हमने समझे। फैक्टर्स समझे कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छी होनी चाहिए, और ट्रेनिंग सुपरविजन ये सब मिलना चाहिए अच्छे से। एक्सपीरियंस भी था। और हमने क्या पढ़ा था? उसके अंदर हमने एक कंप्लेंट सिस्टम के बारे में बात करी थी ताकि अनएथिकल बिहेवियर के बाद रिपोर्ट हो पाए। फिर हमने ये पढ़ा था कि एक सिस्टमैटिक रेगुलेटरी सिस्टम और प्रोसीजर होना चाहिए, डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स और रेगुलेटरी मॉनिटरिंग, ये चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ लिया एड्रेस करने का। एड्रेस करने के बाद हमने ये बोला कि एड्रेस हम कैसे कर सकते हैं? हम या तो एलिमिनेट कर देंगे, भगाओ, गायब करो, एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, किस चीज़ को? ऐसे सर्कमस्टेंसेस इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट एंड रिलेशनशिप विच आर क्रिएटिंग सच थ्रेट्स। और अगर ऐसे कुछ थ्रेट्स बन रहे हैं तो उसको हटा देंगे। फिर हमने ये समझा कि हम रिड्यूस करेंगे। ठीक है, ऐसे रिड्यूस करेंगे थ्रेट्स को टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। हम रिड्यूस करके उसको एक्सेप्टेबल लेवल तक लेके आएंगे और हम ऐसे सेफ गार्ड्स लगाएंगे कि वो रिड्यूस हो जाए। लास्ट हमने बोला डिक्लाइनिंग या फिर एंडिंग द सच प्रोफेशनल एक्टिविटी। ठीक है, हमने क्या क्या कर लिया, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब मेरे को लगता है इवेल्युएटिंग वाला पार्ट और एड्रेसिंग वाला पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू आइडेंटिफाई करना, क्योंकि आइडेंटिफाई आप कर लोगे, लेकिन इवेल्युएट और एड्रेस वाला ये होता है कि लोगों के ध्यान में नहीं आता, वो छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए वो भी करना है। तो एलिमिनेट करना है अप्लाइंग सेफ गार्ड्स सो दैट वो रिड्यूस हो जाए। और उसके बाद लास्ट था डिक्लाइनिंग वाला। और सेफ गार्ड से फिर हमें याद आता है कि ऐसे सेफ गार्ड्स के एग्जाम्पल, पहला हमने एग्जाम्पल ये पढ़ा कि टाइम और क्वालिफाइड पर्सनल लगाओ तो सेल्फ इंटरेस्ट वाला हट जाएगा। ठीक है, अगला हमने क्या पढ़ा? अगला हमने ये सेल्फ रिव्यू के लिए पढ़ा कि भैया अगर किसी और फॉर्म से अगर आप काम करवा लोगे, ठीक है, मतलब एक तरह का रिव्यूअर, अप्रोप्रिएट रिव्यूअर लगा लो हमारे, और किसी और फॉर्म वाला पॉइंट अलग, सॉरी, अप्रोप्रिएट रिव्यूअर लगा लो तो उससे हमारा काम बन जाएगा। फिर डिफरेंट पार्टनर यूज होने चाहिए नॉन एश्योरेंस और एश्योरेंस एंगेजमेंट के लिए, और लाइन ऑफ प्रोविजंस जब अलग अलग होती है तो उनको अलग अलग काम देना चाहिए। फिर हम बात करेंगे अपना किसके लिए? वही अलग फॉर्म हायर कर लो ताकि कोल्ड रिव्यू हो पाए, और उससे सारे थ्रेड्स मिट जाएंगे। और लास्ट था कि जब सेपरेट टीम्स बैठनी चाहिए जब भी कोई भी कॉन्फिडेंशियल नेचर की इंफॉर्मेशन डिस्कस हो रही है। ऐसा नहीं है कि एक ही बंदा बैठ रहा है और वही उसका फायदा उठा रहा है। उस वजह से सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड बढ़ता जाएगा। हाँ, मजा आ गया। क्या बात है, क्या पढ़ा है। डीएम तो बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत ही मस्त रहा। आज थोड़ी डिस्टर्बेंस हुई और मैं बार बार ही वही चेक कर रहा था कि भैया कहीं वीडियो कट तो नहीं गई, इसलिए मेरा दिमाग इस साइड ही था। लेकिन मैं देख आप ही को रहा हूँ, समझा आप ही को रहा हूँ, और आई होप आपको सब चीज़ समझ आई हो। तो जो चेक मतलब प्रोफेशनलिटी का पार्ट 1 था वो भी साथ में पढ़ना, और पार्ट 2 था वो भी मतलब अभी देखना। और उन दोनों को साथ में जब पढ़ोगे ना तब बात बनेगी, और तब पूरा वो स्पेक्ट्रम समझ आ जाएगा कि क्या हमने पढ़ा।
क्योंकि सबसे पहले हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल समझे, ठीक है, फिर उसको समझने के बाद हमने बोला कि यार ये प्रिंसिपल तो हमने समझ लिए, लेकिन उसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ थ्रेट तो होगा ही। अब उसको थ्रेट को हमने समझा कि कौन से थ्रेट है, फिर उसको इवेल्युएट किया, फिर उसको एड्रेस किया सेफगार्ड्स के साथ और उसको गायब कर दिया, उसको मिटा दिया। अब आगे पढ़ेंगे हम नो क्लार, नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ एंड रेगुलेशंस, ठीक है। आगे हम ये पढ़ने वाले हैं नॉन कंप्लायंस विद द लॉ एंड रेगुलेशन, और अगर लॉ लॉ एंड रेगुलेशन से कंप्लायंस नहीं हो रहा तो फिर हमें आगे कैसे क्या करना चाहिए और हमारे क्या उसके चीजें होती हैं, हम कैसे पता लगाते हैं, फिर हमारी रिपोर्टिंग क्या होती है, हम ये सब पढ़ेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इट वाज वेरी वेरी गुड सेशन फॉर मी एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय बाय।